हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू न्याय दर्शन। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैंने आपको बताया कल्पेबल होमोसाइड का एक पूरा वीडियो बना है। ओके, उसमें मैंने समझाया कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये वीडियो होने वाला है कि जो मर्डर के एक्सेप्शंस होता है वो क्या होते हैं। तो ये तीनों वीडियो है ना, आपको साथ में देखना है। अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है पूरा जो कंसेप्ट है, तो वो आपको ये तीनों वीडियो कंटिन्यूसली देखने पड़ेंगे। मेरा जहाँ तक मानना, अगर आपने ये तीनों वीडियो देख लिए तो आपके काफ़ी हद तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी कि आपको इनके बीच का डिफरेंस नहीं समझ आए। ठीक है, अब सीधे बढ़ते हैं आगे इस वीडियो पे। क्या कल्पेबल होमोसाइड इज़ नॉट मर्डर। देखो, अब एक्सेप्शन से होता क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक तो होता है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर। उसके बीच में जब हम डिफरेंस देख रहे थे, तब ये एक चीज़ आर वर्सेस पुन्नैया का केस मैंने जो डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ एक्सेप्शंस, मर्डर के एक्सेप्शंस में फॉलो करती है तो क्या होता है, वो कल्पेबल होमोसाइड में माना जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये एक्सेप्शंस बहुत ज़रूरी है। मर्डर के अगर कोई एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है सेक्शन 101 एंड 101 के, तो वो कल्पेबल होमोसाइड में फॉल करेगा। एक्सेप्शंस यहाँ पर डज नॉट मीन कि वो ही विल बी अब्सॉल्व्ड फ्रॉम कंप्लीट लाइबिलिटी। नहीं, यहाँ पे जो एक्सेप्शंस में फॉल करेगा उसको कल्पेबल होमोसाइड में पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए कल्पेबल होमोसाइड पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं कल्पेबल होमोसाइड। अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो ये आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है समझने के लिए। देखो, तो पहला एक्सेप्शन क्या है, कल्पेबल होमोसाइड इज़ नॉट मर्डर। ओके, person deprived of a self control by grave and sudden provocation causes the death of a person who gave the provocation or causes death of any person by mistake or accident। ये कह रहा है कि कल्पेबल होमोसाइड इज़ नॉट मर्डर, मतलब अगर किसी ने किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किया, एकदम गुस्सा दिला दिया, प्रोवोक कर दिया, ठीक है, उससे उसको सेल्फ टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं हुआ, और उस गुस्से में उसने आकर के प्रोवोकेशन पर उसने क्या किया, सामने वाले की डेथ कॉज कर दी। तो ये जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशंस के थ्रू अगर डेथ कॉज हुई है तो वो एक्सेप्शन नंबर 1 है। ये एक्सेप्शन यही कहता है। अब देखो, अगर डेथ कॉज की है किसकी, जिसने प्रोवोकेशन किया है। मान लो ए है, ओके, ए के साथ सामने बी है और बी के साथ इसका बच्चा है सी। बी ने प्रोवोक किया ए को, ए ने क्या किया, बी की डेथ कॉज कर दी प्रोवोकेशन पर। ठीक, तो ये हो गया डेथ ऑफ अ पर्सन। तो इस वाली कैटेगरी में फॉल कर दिया, डेथ ऑफ अ पर्सन हु गेव प्रोवोकेशन। ओके, डेथ ऑफ अ पर्सन हु डिडंट गिव एनी प्रोवोकेशन, मतलब ए बी ने प्रोवोक किया, ए ने क्या किया, सी की डेथ कॉज कर दी। इस केस में ये कैटेगरी में कहाँ फॉल करेगी, बी में। डेथ ऑफ अ पर्सन हु डिडंट गिव एनी प्रोवोकेशन, ठीक है, सी की डेथ कॉज कर दी चाइल्ड की। बट ये जो इस केसेस में यही फॉल होंगे ना, क्या जी, प्रोवोकेशन के रिजल्ट से क्या होगा, बाय मिस्टेक एज ए रिजल्ट ऑफ सच प्रोवोकेशन। मिस्टेक और एक्सीडेंट के केसेस में बी ने प्रोवोक किया ए को, अगर सी को ये बी ने प्रोवोक किया ए को, ओके, अब ए को अगर इस एक्सेप्शन का फ़ायदा लेना है, मान लो उसने सी की डेथ कॉज कर दी, अगर ए को इसका फ़ायदा लेना है ना, तो उसको क्या क्या होना पड़ेगा कि उसको ये मिस्टेक या एक्सीडेंट से सी की डेथ हो गई ऑन प्रोवोकेशन गिवन बाय बी। ओके, तो ये चीज़ आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। इस केस में बाय सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन इस वाले ए के केस में, और बी में बाय एक्सीडेंट और मिस्टेक से एज ए रिजल्ट ऑफ सच प्रोवोकेशन। अब देखो, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स सच प्रोवोकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच पर्सन वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड इन सच स्टेट कॉजेज डेथ। मतलब ऐसा सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ कि अपन बोलते हैं ना कि इसने अपना आपा खो दिया। ओके, वो अपने सेंसेस में नहीं रहा, तो उसने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, और उस गुस्से में उस सेल्फ कंट्रोल खोने की वजह से उसने क्या कर दिया, डेथ कॉज कर दिया किसी का भी। अब देखो, सडन का मतलब समझते हैं। सडन मीन्स क्या होता है, जो इंस्टेंट हो, स्पॉन्टेनियस हो, विदाउट प्री
मेडिटेशन, बिना मतलब एकदम से ऑन द स्पॉट डेवलप हो जाए, सडन, ठीक है, उसमें कोई सोची समझी चीज़ नहीं है, विदाउट एनी, बिना कोई सोचे समझे, तो वो कहलाता है सडन। अब देखो इसका एक लैंडमार्क केस था, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962, जो अक्षय कुमार की मूवी है रुस्तम, आई गेस आप सबने देखी होगी या सुनी होगी, वो इसी केस पे बनी है। सब्सटेंशियल, अब देखो उसमें क्या था ना, वो नेवी ऑफिसर था, उसको पता चला कि उसकी वाइफ का कुछ इलिसिट अफेयर है, तो आई गेस मूवी में क्या दिखाया है मुझे याद नहीं है, तो फिर वो अपने चाइल्ड और वाइफ को लेकर के पहले गया मूवी देखने, वहाँ उनको बिठाया या कहीं कोई प्लेस पे ले गया, मुझे याद नहीं है। फिर उसने क्या किया, फिर वो अपने ऑफिस गया, वहाँ से उसने बंदूक ली, बंदूक ले जाकर बंदूक में ली गोलियाँ भरी, और फिर उसने जाकर के उसकी वाइफ के साथ जिसका भी इलिसिट अफेयर था उसको शूट कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में कोर्ट ने बोला कि सब्सटेंशियल टाइम हैज़ इलैप्स्ड बिटवीन द प्रोवोकेशन एंड एक्ट। अब उसने इतने सारे काम किए, पहले यहाँ गया वहाँ गया, फिर गोलियाँ ली, फिर बंदूक में भरी, फिर उसने गोली मार दी, तो ये क्या ये सडन प्रोवोकेशन था क्या? ठीक है, कोर्ट ने बोला ड्यूरेशन वॉज इनफ टू रीगेन सेल्फ कंट्रोल, हैंस इट वॉज नॉट सडन। कोर्ट ने बोला इतना टाइम इलैप्स हो गया है, ये स्पॉन्टेनियस थोड़ी है, ये तो सोच समझ कर किया गया एक्ट है, ठीक है, तो ये सडन के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। ओके, अब देखो ग्रेव क्या होता है, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस इन नेचर। आंसर लिख रहे हो ना तो ऐसा लिखो कि सामने वाला नंबर देने पर मजबूर हो जाए, पेजेस नहीं भरने, नहीं आया तो कुछ भी लिख दिया, ऐसा लिखो, ऐसे ऑर्डर में लिखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो, और ऐसा लिखो कि सामने वाला नंबर देने पर मजबूर हो जाए, कहीं नंबर कटे ही ना। अब देखो एक एक वर्ड डिफाइन करते चलो, पहले पहले कोई भी आंसर लिखो ना तो पहले उसके इंग्रेडिएंट्स बताओ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, फिर आगे बढ़ो धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो सीरियस इन नेचर मतलब क्या होता है, देवकू भीखा, सीरियस इन नेचर मैंने आपको बता दिया ग्रेव। अब इसका केस देखो, देवकू भीखा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1995। देखो आपको इसका मैं एक आपको बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ याद करने का, ये दो केस लॉस, सडन और ग्रेव का, ये तो मैंने बता दिया रस्तम मूवी का केस। एक मूवी है, नाम भूल रहा हूँ मैं, आई गेस सत्या मूवी है, ओके, सत्या में मनोज वाजपेयी होता है, मनोज वाजपेयी होता है, सब जानते हैं मनोज वाजपेयी को। तो उसमें उनकी मूवी में एक कैरेक्टर होता है भीखू मात्रे, भीखू मात्रे, पूरी क्रिमिनल्स पे वो मूवी है। तो उस आप ये मर्डर से भी, उसमें भी वो क्रिमिनल होता है, मर्डर करता रहता है ये कैरेक्टर में, ओके। तो और ये भी किसका एक्सेप्शन है, ये भी मर्डर का ही एक्सेप्शन है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये भीखू मात्रे से आप याद कर लेना देवकू भीखा, और यहाँ से KM नानावटी से रस्तम, तो ये दोनों मूवी से आपको ये दोनों केस लॉस याद हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या था, एक्यूज्ड अ मेंबर ऑफ लो कास्ट वॉज इंसल्टेड एंड आस्क्ड, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर दिखे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, ये देवकू भीखा वाले केस में, accused a member of low caste was insulted and asked to make available his wife for immoral purpose. This was held to be a grave provocation. लो कास्ट का मेंबर था, उसको इंसल्ट किया गया और बोला टू मेक अवेलेबल हिज वाइफ फॉर इमोरल पर्पस। अब उसको गुस्सा आ गया, तो ये इस गुस्से में उसने क्या किया, सामने वाले का डेथ कॉज कर दिया। तो ये क्या, इसका जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव इन नेचर था क्या, ऐसा सीरियस इन नेचर था? तो कोर्ट ने माना जी हाँ ये ग्रेव इन नेचर था, तो उसको इस बेनिफिट मिल जाता है उसको इस सेक्शन का। तो ये दो केस लॉज याद रखना, ये दो केस लॉज अच्छे हैं, ठीक। अब देखो इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है जो इसके प्रोविज़ो में बता रखा है, क्या मतलब ये एक्सेप्शन कब नहीं मिलेंगे, इन 3 केसेस पे नहीं मिलेंगे। जो एक्यूज था पहले तो उसी ने गुस्सा दिलाया और फिर उसी ने मर्डर कर दिया, तो ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई, तो ये नहीं लागू होगा। जो अक्यूज उसी ने गुस्सा दिलाया, सामने वाले ने कुछ बोला, प्रोवोक किया, पहले उसी ने, अक्यूज ने ही प्रोवोक किया, सामने वाले ने कुछ बोला, फिर अक्यूज ने उसकी डेथ कॉज कर दी। इन दी ओबीडियंस ऑफ अ लॉ पब्लिक सर्वेंट एक्सरसाइज ऑफ ए लॉफुल पावर, तब ये लागू नहीं होगा। पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ अ लॉफुल पावर, फिर उससे कुछ डेथ हो गई, तो ये चीज़ लागू नहीं होगी। एक्ट डन इन दी एक्सरसाइज ऑफ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो हम लोग ऑलरेडी पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये 3 इसके प्रोविजो है, मतलब ये हो गया एक तरीके से एक्सेप्शंस का एक्सेप्शन। समझ रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक चीज़ है, वेदर द प्रोवोकेशन वॉज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस वॉज अमाउंट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ अ लॉ दो चीज़ होती है, वो मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आगे किसी वीडियो में जब एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मोस्ट प्रोबेबली एविडेंस लॉ जब डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अभी डिस्कस करूँगा तो टॉपिक से भटक जाऊँगा और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा लेंथ। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब क्या? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब आपको जो भी केस के सर्कमस्टेंसेज है और फैक्ट्स है उनको देख करके कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन उस केस में उस पर्टिकुलर जो सामने फाइल है उसमें था या नहीं था। तो ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है या नहीं है। अलग केस में डील किया जाएगा सेपरेटली। ठीक है, अब देखो ये इसके इलस्ट्रेशंस है ABCDEF, आप पढ़ लेना। ये इलस्ट्रेशन मैं यहाँ डील नहीं करूँगा क्योंकि अब कुछ तो आपके लिए भी छोड़ू ना, सब कुछ मैं ही करवा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? और अगर मैंने ये करवा दिया तो ये फिर कोई पढ़ेगा नहीं, ये भी नाराज़ हो जाएंगे कि हम फिर यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों करते हैं जब हमको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सेप्शन 2 पे। देखो एक्सेप्शन 2 कहता है कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज ऑफ अ गुड फेथ ऑफ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ और कॉजेज डेथ ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom he is exercising right of defense without premeditation and without intention of doing more harm than necessary for the purpose of defense। बहुत आसान है, आप जैसे ही पढ़ोगे ये चीज़ समझ आ जाएगी। वैसे तो मुझे तो अगर इसका देखा जाए ना तो एक्सेप्शन 1 ही था एक्सप्लेन करने लायक। एक्सप्लेशन 2, 3, 4 ऐसे नहीं है कि 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ उनमें कोई विशेष डिटेल नहीं है कि वो एक्सप्लेन किया जाए इतना डिटेल में। फिर भी देखो ये कहता है, देखो अब ये क्या है ना, अनलाइक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो सेक्शन 34 से 44 है उसमें क्या है ना, अक्यूज्ड को कम्प्लीटली एब्सॉल्व कर दिया जाता है लाइबिलिटी से कि वो लाइबल ही नहीं है। ठीक, पर इस केस में क्या है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें जो ये प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर गया ना, जो प्राइवेट डिफेंस उसको अवेलेबल थे उसने एक्सीड कर दिया और डेथ कॉज कर दिया, तो इसमें क्या होगा ना, वो मर्डर के लिए तो नहीं लेकिन कल्पेबल होमोसाइड के लिए लाइबल कर देगा। इसीलिए बोला जाता है इसको पार्शियल डिफेंस ओनली एक्सेप्शन 2 को, कंप्लीटली नहीं लेकिन आपको मर्डर से कल्पेबल होमोसाइड में ये कन्वर्ट कर देगा। अब देखो इसका एक केस है विद्या सिंह वर्सेस स्टेट 1971। ओके, इसमें क्या है, villagers came to beat the accused and fearing that his life was in, he took the knife and stabbed a villager. It was held the circumstances showed that he acted in good faith, a right of private defense and was entitled to get benefit under this section। गांव वालों ने हमला कर दिया अक्यूज्ड पर। अब अक्यूज ने सोचा क्या करूं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था उस पर, ठीक है, लेकिन गांव वाले क्या थे, गांव वाले ऐसे कोई वेपन लेकर के नहीं आए। उसने क्या किया, अपनी नाइफ निकाली, उसको अपना प्रतिरक्षा का तो अधिकार था ना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार था। उसने नाइफ निकाली और एक विलेजर को स्टैब कर दिया। तो ये उसने क्या किया, अपना जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था ना, उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसने उसको क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। जितना उसको करना चाहिए था, एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है, उसकी उसने ज़्यादा कर दिया प्राइवेट डिफेंस में एक्ट और डेथ कॉज कर दिया, तब ये एक्सेप्शन में फॉल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, एंड वॉज एंटाइटल टू गेट द बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन। अब ये आप इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, अब आते हैं एक्सेप्शन 3 में। बस एक्सेप्शन 1 कर लिया, अब कुछ नहीं है 3, 4, 5 में। एक्सेप्शन 3, कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग एडवांस में पब्लिक जस्टिस एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय द लॉ। देखो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई भी पर्सन जो इसको एड कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट को एडिंग पब्लिक सर्वेंट एड कर रहा है। अब वो उसकी जो कुछ लॉफुल पावर होती है पब्लिक सर्वेंट की, उस दौरान वो क्या कर रहा है, पब्लिक जस्टिस के लिए ही काम कर रहा था। ओके, जो उसकी पावर थी, लॉफुल पावर थी, और क्या किया, उसका कुछ बैड फेथ नहीं था, गुड फेथ में जब वो पावर एक्सरसाइज कर रहा था पब्लिक जस्टिस के लिए। अब उसमें क्या हुआ, उस दौरान उससे किसी की डेथ हो गई। ठीक, वो इंटेंशनल नहीं थी, बैड फेथ में नहीं थी, गुड फेथ में ही था जो वो वर्क कर रहा था। तो क्या उस
जो भी पब्लिक सर्वेंट है या पर्सन एडिंग पब्लिक सर्वेंट, उसको इस एक्ट के लिए लाइबल किया जा सकता है, पर वो एक्सेप्शन थर्ड में फॉल किया जाएगा, फिर वो कल्पेबल होमोसाइड में आ जाएगा। ठीक है, देखो, वेयर द ऑफेंडर इज आइदर अ पब्लिक सर्वेंट और इज एडिंग द पब्लिक सर्वेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, जैसे मैंने बोला, एंड एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय द लॉ, कॉजेज द डेथ, डूइंग विच इन गुड फेथ वर्ड इज इंपॉर्टेंट हेयर। ठीक है, टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर डिस्चार्ज इज ड्यूटी, उसको लगा मेरा जो एक्ट है वो ज़रूरी है करना, डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। सच एज पब्लिक सर्वेंट ही वेयर्स नो इल विल टुवर्ड पर्सन, देखो यहाँ गुड फेथ है, कोई इल विल नहीं थी, बैड फेथ नहीं था। ठीक है, अब इसमें केस आता है कौन सा, डाकी सिंह वर्सेस स्टेट 1995। अब चाहो ना तो देखो क्वेश्चन कितने नंबर का डिमांड कर रहा है उस हिसाब से ही लिखना है। ये जनरली बहुत कम ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर दी एक्सेप्शंस टू मर्डर, तो ये एलएलबी में पूछे जाते हैं, या फिर इस पे आती है सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम। काफ़ी हद तक अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिचुएशन बेस्ड आती है इस पे प्रॉब्लम। अगर 60 to 70% इस पे वही बनते हैं, या फिर प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो केस लॉज है ना, डाकी सिंह, अगर ये कोई बड़ा क्वेश्चन आए, ये विद्या सिंह, तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आए ना जिसको आपको लग रहा है कि नहीं जस्टिफाई करता है इतने मार्क्स का, तभी लिखना ये केस लॉज। अदरवाइज आप क्या करना, एक्सेप्शन 1 2 3 4 5 1 के 3 एक्सेप्शन 1 के जो 3 प्रोविजो है वो लिख देना, एक्सेप्शन 2 एक्सेप्शन 3 एक्सेप्शन 4 एक्सेप्शंस 5। ज़्यादा केस लॉज डीप में मत करना। अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स का आ जाए तब आप लिख देना, ओके। अदरवाइज ज़्यादा क्वेश्चन को मत करना, पेपर छूट जाता है हमेशा। देखो इसमें क्या था ना, एक कांस्टेबल था पुलिस वाला, उसने एक अक्यूज्ड को अरेस्ट, मतलब एक पर्सन को अरेस्ट किया और उसको ट्रेन में ले जा रहा था। ट्रेन में ले जाने क्या हुआ ना, वो अक्यूज्ड था ना, भाग गया उस चलती ट्रेन से। ठीक है, अब जैसे ही उसको वो पकड़ने गया तब क्या हुआ, वो फायरमैन वाले इंजन नहीं होता जो पहले ही, देखो फायरमैन ऑफ इंजन क्या, ये पुराना केस लॉस है, तो पहले वो ट्रेन आपने देखा होगा कोयले से चलती है जो, तो वो जो उस इंजन में काम करता है, कोयला डालता था, उसको फायरमैन बोलते हैं। तो फायरमैन ने क्या किया, उस पर्सन को छुपा लिया अपने पास। अब उसको पकड़ना भी ज़रूरी था। इस केस में क्या हुआ ना, कांस्टेबल ने फायर किया और फायरमैन मर गया। तो कांस्टेबल वाज गिवन बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन। क्यों? क्योंकि वो तो एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस के लिए कर रहा था, उसका कोई इलविल नहीं था मारने का, पर उसे एक्ट हो गया, समझ गए, तो उसको इसका बेनिफिट मिला। अब चौथा, culpable homicide is not murder if committed without premeditation in a sudden fight in the heat of a passion upon a sudden quarrel without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner। एक बात नोटिस करना, यहाँ पे सडन 2 बार आया है, मतलब इन्होंने सडन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ओके। तो देखो, दिस एक्सेप्शन रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट दैट डेथ इज कॉज्ड इन अ हॉट ब्लड और एंगर इज टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली देन प्री मेडिटेटेड मर्डर। मतलब ये जो गलती हो जाती है ना एकदम गुस्से में, एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2 जो गुस्से वाली चीज़ें होती हैं ना, एक तो प्रोवोकेशन पर है और एक है इस पे। तो जो गुस्से में जो चीज़ हो जाती है ना, एंगर में, टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम प्री मेडिटेटेड मर्डर। द बेनिफिट इज नलिफाइड इफ द ऑफेंडर टेक्स एडवांटेज इन द क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। मतलब ये जो बेनिफिट है ये हट भी सकता है, कट भी सकता है, अगर जो इस दौरान जो अक्यूज्ड है उसने वो क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में एक्ट करे तो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ इनका आपको वर्ड याद रखना। अब देखो इसका सडन और यहाँ फाइट का मतलब क्या है। सडन मीन्स क्वेरल मस्ट नॉट बी प्री मेडिटेटेड और प्री अरेंज्ड, एकदम से हो गया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इंस्टेंट हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, विदाउट सोचे समझे हो गया। जैसे वही मैंने एक आपसे एग्जांपल दिया था कल्पेबल होमोसाइड में, 2 दोस्त गए, एक मान लो कोई छोटा मोटा ढाबा होता जहाँ चाय की, रोज़ वहाँ बैठते थे, शाम को चाय पीते थे। एक ने कहा चाय पिला, उसने कहा नहीं पिलाऊंगा, कल मैंने पिलाई थी, आज तू पिला। वो कह रहा नहीं मैं क्यों पिलाऊंगा, मैं नहीं पिलाऊंगा। इतनी सी बात थी, वो बात एक्सेजरेट होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो गुस्सा आ गया वहाँ पे और सडन क्वेरल हो गया वहाँ पे और डेथ कॉज हो गई। तो ये क्या है, प्री मेडिटेटेड और प्री अरेंज्ड, कुछ उनको पहले से प्लान बना के नहीं आए थे कि लड़ना झगड़ना है और डेथ कॉज हो जाएगी। सडन ऑन द स्पॉन्टेनियसली वहाँ डेवलप हो गया झगड़ा। अब देखो फाइट वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, फाइट, तो फाइट यूज़ करने का कोई यहाँ पे सेंस है। देखो फाइट का मतलब वो है मैटर हैज़ गॉन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ क्वेरल। फाइट, लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटी मोटी बात नहीं रही, तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है फाइट।
एंड इट इज़ इमटेरियल एज टू वेदर इन फाइट वेपन्स यूज्ड और नॉट। मटीरियल नहीं है कि कौन कोई वेपन लेकर के आया, हथियार के थे, बिना हथियार के थे, वो मैटर नहीं। क्वेरल फाइट वो है जो क्वेरलिंग से बढ़ गई है, बात थोड़ी सीरियस हो गई है, और मैटर नहीं करता कि कौन कौन सा हथियार लेकर आया है या नहीं लेकर के आया है, ठीक है। बस एक चीज़ होनी जरूरी है, देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ ब्लोज इवन दो इट इज़ नॉट नेसेसरी ब्लोज टू बी ऑन दी टारगेट। समझ गए। अब देखो इसका केस क्या है, उपेंद्र महाकुड़ वर्सेस स्टेट 1985। मैं ये फिर कह रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट हो तभी लिखना केस, अदरवाइज आंसर एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपॉन अ सडन क्वेरल इन द हीट ऑफ अ पैशन द एक्यूज इन फैटल, स्लो नहीं होगा ये, ब्लो होगा, fatal blow on the neck of the deceased who was unarmed and then dragged her body in the front of deceased's house. In this case, this exception was not directed because he took an advantage and acted in the unusual manner. कोई सडन क्वेरल हो गई, फाइट हो गई, हीट ऑफ पैशन में क्या किया उसने, कुछ ब्लो दिए, मुक्के मार दिए नेक पे, जिससे वो मर गया, और सामने वाला पर्सन जो मरा वो अनआर्म्ड था, उसके पास कोई हथियार नहीं थे। फिर क्या किया उसने, उसकी जो बॉडी होगी घसीट करके जो डिसीज्ड का घर था उसके सामने ला करके फेंक दी। तो क्या इसका एक्सेप्शन मिलेगा, क्या एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इसने जो हरकत की ना, जो एक्ट किया, वो अनड्यू एडवांटेज लिया। क्यों? सामने वाला पर्सन अनआर्म्ड था, उसने उस पर कुछ किया ही नहीं। इसने क्या किया, सीधे आते ही उसको मुक्के मारे गर्दन पे, और एक्टेड इन अनयूजुअल मैनर। अब ऐसे घसीट करके बॉडी ला करके आप घर के सामने फेंक रहे हो, क्या ये अनयूजुअल मैनर नहीं है? क्या ये क्रूअल मैनर नहीं है? तो इस केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं एक्सेप्शन 5 पे, बहुत छोटा सा है, देख लेते हैं। कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द मर्डर हुज डेथ इज कॉज्ड अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स सफर्स डेथ और टेक रिस्क ऑफ हिज ओन डेथ। मतलब आप खुद सफ़र करते हो, 18 साल से ऊपर का है, ये देखो इसके 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर लेना, ये एक्सेप्शन में कवर होने के लिए 3 चीज़ जरूरी है। क्या? अबव 18 ईयर्स हो पर्सन, ठीक है, खुद की कंसेंट से गया और डेथ हो गया। समझ गए? तो ये एक्सेप्शन 5 में ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं। एग्जाम्पल है इसका मर्सी किलिंग, जो यूथनेसिया के केसेस होते हैं। 2 तरीके की यूथनेसिया होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव वाला अलाउ है, इस पर अभी कोर्ट में चल रहा है डिस्कशन। पैसिव यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है ये अपन समझेंगे आगे डील करेंगे तब। ओके, तो इसका आप एग्जांपल बस ये समझ लेना और इलस्ट्रेशन ये पढ़ लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप इसको नोट चाहिए तो मैं इसका पिंड कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका अगर अवेलेबल करवाया मैंने, तो जो इससे पहले वाला लेक्चर है मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में जो डिफरेंस है और जो इसके एक्सेप्शंस है, क्योंकि ये पूरा साथ में ही पढ़ा जाएगा, तो इन दोनों के साथ में अवेलेबल होंगे। आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो बताना मुझे कमेंट करके, है ना।